अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। इसमें बोला ये जा रहा है कि एक रेडियो स्टेशन है जो रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, 1300 किलोहर्ट्ज़ से कर रहा है। निकालना क्या है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेटा की तरफ चलेंगे। डेटा में हमें वेवलेंथ बोला गया है, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है और उसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या चीज़ दी गई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट होती है और वो कितनी दी हुई है, वो है 1300 किलो हर्ट्ज़। सो स्टूडेंट्स, किलो जब भी किसी भी बेसिक ऐसा यूनिट के साथ लग जाता है तो उसको हम जब हटाते हैं तो वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता है या फिर 10 की पावर 3 से हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, यानी पॉइंट अगर इस तरफ है हम इस पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कराएंगे। यानी कि अभी यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जब कहीं पर भी पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो समझे इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल एंड में। तो पॉइंट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस और थर्ड डेसिमल प्लेस। तो ये हो जाएगा 1.30 को आप मेंशन करते नहीं है तो हम इसके बाद डायरेक्ट 10 की पावर। अब जब भी पॉइंट लेफ़्ट पे मूव होता है तो पावर इंक्रीज हो जाती है, 3 से 4, 5 एंड 6। तो ये हो गई 1.3 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। ये हमने फ्रीक्वेंसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फॉर्मूला v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज़ होना है। तो लैम्डा तो हमें फाइंड आउट यानी वेव लेंथ फाइंड आउट करने बोली हुई है और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो बुक में अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव दी हुई है, लेकिन अगर ये बुक में या आपके बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ मेंशन ना हो तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जो रेडियो वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं। आपको याद रखना होगा, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी लेंगे उसको हम लाइट की स्पीड के बराबर लेंगे, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों स्टूडेंट्स, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे सबसे पहले हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, हम v इज़ इक्वल्स टू एफ लेम्डा यूज़ करेंगे और उसके बाद जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम अलग कर देंगे। यानी कि फ्रीक्वेंसी को लेम्डा के साथ मल्टीप्लाई में था, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो जो चीज़ निकालनी होती है वो अपनी जगह पे ही रहती है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी इक्वल्स टू के इस साइड पे आके फ्रीक्वेंसी डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से हमने लेम्डा का फॉर्मूला बना लिया है कि वो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आई है वो आई है 1.3 × 10⁻⁶। स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों नंबर्स को आप एक तरफ सॉल्व करेंगे और पावर्स को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, 10 8 -6, ये किस तरीके से हुआ, बेसिस सेम, इनके बीच में डिवाइड आ रहा है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 8 - 6 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, 3 को हम 1.3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 1.3 इज इक्वल्स टू 2.3076। तो हम यहाँ पर 2.3076 को मेंशन कर देंगे। सवाल ये उठता है कि हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेंगे, तो आप फॉर अ सेफ साइड 4 डिजिट ले लें ताकि हम बुक के एग्जैक्ट आंसर को मैच कर सकें। तो ये 2.3076 और ये 10⁸8 - 6 इज़ 2। अब जिनको पता है कि 10 की पावर 200 होता है तो वो डायरेक्ट पॉइंट को शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और 100 को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 230.76 मीटर्स। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज़ में ये याद रखिएगा आप लोग कि वेव एक लेंथ, लैम्डा एक वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर्स में आता है। सो दैट इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 है द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव। पॉन्ड से मुराद ये है कि अगर एक नॉर्मल वाटर का एक पॉन्ड है, उसके अंदर किसी भी वजह से वेव क्रिएट हो जाती है। वेव किसी भी वजह से क्रिएट हो सकती है, जैसे इसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसे गिर जाती है तो इस तरीके से हम देखते हैं वेव बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर हम साइड से देखें तो वाटर इस तरीके से मूव कर रहा होता है। तो जब इस तरीके से मूव कर रहा होता है तो उसके अपर पार्ट हमें नज़र आने लग जाते हैं। तो इसमें बताई जा रही है कि जो वेव लेंथ है 1.6 मीटर, यानी एक वेव से दूसरी वेव तक जो डिस्टेंस होगा वो 1.6 मीटर का डिस्टेंस है, और जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है वो 0.8 हर्ट्ज से ये मूव हो रही है। पता है इसमें पूछना ये जा रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि अगर हम डाटा इसका बनाते हैं तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये बस डाटा आप इसका देखें तरीके से। सबसे पहले वेव लेंथ हमें गिवन है, वेव लेंथ हमें गिवन है 1.6 मीटर, सॉरी इसका सिंबल लिखना भूल गया। पहले हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितनी है 1.6 मीटर, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से मेंशन करते हैं। कितना दिया हुआ है 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव, यानी कि वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हम फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे आएंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला के अंदर कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, सिर्फ वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। 0.80 फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर कोई कन्वर्जन इसलिए नहीं क्योंकि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है। इसी तरह लेमडा जो 1.6 मीटर हमें गिवन है, वो उसका भी SI यूनिट मीटर्स होता है, तो उसके अंदर भी कोई कन्वर्जन नहीं है, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6, दैट इज़ 1.28 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी थी। इसका आंसर हमारे पास आ गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, आप लोग चाहें तो रिज़ल्ट इसका बना सकते हैं। रिज़ल्ट में आप मेंशन कर देंगे कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स इज़ 1.28 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बोला ये जा रहा है कि if 50 waves pass through a point in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the period of the wave? If the wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed. सो इसका डाटा साथ साथ देखते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल को भी समझते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 10 सेकंड के अंदर 50 वेव्स बनी, यानी कि इस तरह की जो वेव्स बनी है वो बनी है 50। तो ये हमें नंबर ऑफ वेव्स दे दी है, तो हम इसको डाटा में एंटर करते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50 वेव्स। उसके बाद बोला जा रहा है उन 50 वेव्स को प्रोड्यूस होने में जो पूरा टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकेंड्स। सो हमें ये जो टाइम दिया है वो नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो 10 सेकेंड्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, कैपिटल T जो होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। ये सिर्फ टाइम नहीं कहलाता, टाइम पीरियड कहलाता है। ये टाइम पीरियड इसलिए कहलाता है कि वो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो ये अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो इससे आप फ़र्क कर सकते हो कि कैपिटल T और स्मॉल t में क्या फ़र्क है। अगर आपको सेंस नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एक बार फिर से रीड करते हैं कि 50 वेव्स 10 सेकेंड्स में पास हुई हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि एक वेव या एक कंप्रेशन या फिर एक क्रस्ट ट्रफ एक पास हो रहे होते हैं 10 सेकंड में, तो फिर वो टाइम पीरियड होता है। बट यहाँ पर वेव्स कितनी हो गई, 50 हो गई। सो इस वजह से ये कैपिटल T नहीं है, स्मॉल t है। लिखा हुआ है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अननोन चीज़ हमारे पास आई है वो आई है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीरियड मतलब होता है टाइम पीरियड, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वो हमें कैलकुलेट करना है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर
टाइम दिया हुआ है तब भी टाइम पीरियड, तो वही बात मैं आपको फिर से बता दूं, ये टाइम दिया हुआ है 50 वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए। टाइम पीरियड कहलाता है कि एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। लिखा है इफ़ द वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो वेव लेंथ हमें गिवन है, सॉरी इसका टी भूल गया मैं, ओके, वेव लेंथ जो हमें यहाँ पर गिवन है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। जहाँ पर आप देखें कि ये एस आई यूनिट नहीं है, डाटा में ही उसको फ़ौरन कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.08 मीटर्स आ जाएगा। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव स्पीड। जब ये सारी चीज़ अभी कैलकुलेट हो जाए तो एंड में हमें क्या निकालनी है, वेव स्पीड निकालनी है, जिसको हम वेलोसिटी से कहते हैं, और जो v से रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। सोल्यूशन में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम शुरू से 1/t यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट अगर हम इसको समझें कि ये 1/t आया कैसे, ये कहलाता है कि एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम होगा उसको डिवाइड करवा दें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर टी भी कौन सा यूज़ होता है, कैपिटल टी, क्योंकि एक वेव की बात हो रही होती है। तो ये जो 1 होता है ये नंबर ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पर वेव कितनी है, 50 वेव्स हैं, और टाइम जो है वो कैपिटल टी नहीं है क्योंकि वो 50 वेव्स का टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला जो है वो बाय डेफिनेशन यूज़ होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कहलाता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, जो सिंपल टाइम है। कितनी वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं, 50 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, उसमें जो टाइम लगा है वो है 10 सेकेंड्स, और जब हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर देगा। मैंने देखा है बहुत जगह पे ये गलतियाँ होती हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/t यूज़ कर लेते हैं और 1 यहाँ पर 10 आ जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें, बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये बहुत से गेस्ट पेपर्स में और बहुत से स्कूल के प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बार बार दे रहा हूँ कि एक वेव का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, तब हम डायरेक्ट हम टी यहाँ पर पुट कर देते हैं, बट यहाँ पर वेव्स कितनी दी है 50, तो ऊपर हमें 50 मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद बोला जा रहा है कि अब टाइम पीरियड निकालें। वेरी सिंपल, अब फ्रीक्वेंसी का हम 1/t करके वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और टाइम डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये f मल्टीप्लाई में वो 1 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 1/5 हर्ट्ज़, तो 1/5 करेंगे। 1/5 सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, और जब डिवाइड करोगे तो आपका 0.2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.2 टाइम का यूनिट स्टूडेंट सेकंड्स होता है, मेंशन करना मत भूलना। उसके बाद लास्ट जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो v = f लैम्डा फॉर्मूला है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हमने 5 यहाँ पर निकाल ली थी, और वेवलेंथ जो है वो 0.08 गिवन है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 बन जाएगा, सॉरी 0.4 बन जाएगा, ये 0.4 इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर्स हैं, जिसमें वेलोसिटी 0.4, टाइम 0.2 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, जो हमारे पास ये तीनों हमें मालूम करने बोले थे। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें बात की जा रही है एक स्लिंकी की। आपने देखा होगा ये बहुत ही कॉमन टॉय है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा रिवीजन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ जो है ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो इस तरीके से मूव करती हैं क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए, उसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये आप बिल्कुल फिंगर टिप पे आप लोग रख लें इसको। और जो इस तरीके से कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, इस तरीके से चलती है, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ जो हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है। वेव लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है या तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस,
या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन तक का डिस्टेंस और रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस। यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है, वो यूज़ हुआ हुआ है कंसेक्यूटिव। व्हाट इज़ कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव मतलब लाइन बाय लाइन, या फिर और इजी कर लेते हैं एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक, इस तरीके से इसकी मीनिंग यूज़ होती है, यानी कि एक क्रश के बाद वाला क्रश। मैं अगर कह रहा हूँ कंसेक्यूटिव क्रश, अगर मैं कहूँ कंसेक्यूटिव ट्रफ तो एक क्रश के बाद वाला ट्रफ। इसी तरह जैसे यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस, यानी कि एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन के जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इस पे इसका डाटा बनाते हैं। डाटा में बोला जा रहा है कि स्लिंकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप देखें आपको वेलोसिटी गिवन है, बट क्या प्रॉब्लम आती है इसमें कि एस आई यूनिट का सिंबल या सॉरी एस आई यूनिट में ये हमें नहीं गिवन है। सो सेंटीमीटर एस आई यूनिट नहीं है, मीटर है, बट सेकंड एस आई यूनिट है। तो सेकंड के लिए कोई कन्वर्जन यूज़ नहीं होगी, सेंटीमीटर टू मीटर में जाएंगे, जो सिंपली 40 को 100 से डिवाइड करवा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4, और वो सेंटीमीटर की जगह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बोले आ रहा है कि जो स्पीड सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़। इस एसआई यूनिट में ही दी हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर देंगे। फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट होती है, स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ से रिप्रेजेंट होती है। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सो आप लोग को मेरे ख्याल से डाटा देख के आइडिया हो गया होगा कि ये न्यूमेरिकल कितना इजी हो गया है अब, और इसको कितना सिंपल एक ही फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम सिंपली बस v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, और कैलकुलेट क्या करना है, वही वेवलेंथ जो बिल्कुल हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करी थी, वेवलेंथ को लेमडा को सिंबल को अलग करने के लिए फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो वेलोसिटी के नीचे डिवाइड में आ जाएगी। आप भी शिफ्टिंग सीख लो, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी इसमें प्रॉब्लम होती है, वो v को f के नीचे कर देते हैं, बट आप जिसको शिफ्ट करना है, सॉरी जिसको कैलकुलेट करना है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में वो इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख देंगे, फिर हम सॉरी राइट हैंड साइड को हम पहले लिख देंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे। वेलोसिटी हमें गिवन है 0.4 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सो 0.4 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 0.02। 0.02 वेवलेंथ का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो इसको फाइनली हम बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो रिजल्ट में कि मिनिमम सेपरेशन जो है वो कितनी आई है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन किसके, टू कंसेक्यूटिव compression is 0.02 sorry 0.02 meters। न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। मतलब एक स्टूडेंट है जो इस स्लिंकी के अंदर वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, आपने स्लिंकी टॉय देखा हो तो उसको वो आगे पीछे मूव कर रहा होगा। उसने क्या किया, उसके हैंड ने एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन करी। बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन मतलब एक डायरेक्शन में जाना और उससे वापस आना। अगर आप लोग ने किसी ने पेंडुलम को स्टडी किया है तो पेंडुलम में भी हम क्या करते हैं, एक ऑस्किलेशन कैसे लेते हैं, जब वो बैक जाता है और वो वापस फोर्थ आता है, तो इसे हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। इसी तरह अगर स्प्रिंग की बात की जाए तो स्प्रिंग को अगर हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ये ऐसे स्ट्रेच होगी, जब छोड़ेंगे तो ये यहाँ से आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, तो एक बैक एक फोर्थ पे जो वाइब्रेशन वो एक मूवमेंट होती है उसको हम वन वाइब्रेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन में जो टाइम लगा है वो है 0.40 सेकंड्स।
तो सिंपली अगर हम डेटा बनाते हैं तो डेटा में आप लोग देखोगे कि टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन या वन कंप्लीट वेव, या मैं लिख देता हूँ इसको, आप लोग अपने पास रफ में या अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो ये सब लिख लो साथ साथ कि टाइम फॉर वन वेव और वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो न्यूमेरिकल में आप लोग को कितना भी घुमा ले आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। आप लोग बस इजीली बस याद रखोगे कि एक वेव या एक ऑस्किलेशन दे रही हो तो एक ऑस्किलेशन में यानी एक दफ़ा बैक द फोर्थ जाने को एक ऑस्किलेशन बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें टाइम पीरियड गिवन है और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कितना है 0.40 सेकेंड्स। उसके बाद बोला जा रहा है कि वेव लेंथ लिंकिंग की कितनी है 0.60 मीटर। तो वेव लेंथ आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, वेव लेंथ का सिंबल लैम्डा होता है और वो कितनी दी हुई है 0.60 मीटर। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों SI यूनिट यूज़ हुए हैं तो कोई कन्वर्जन यूज़ नहीं होगी। पार्ट ए में क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है और पार्ट बी में आपको वेव स्पीड यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करी होगी, सर आपने डाटा में लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड है और फिर निकालना भी वही है। सो बस ये हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ था, इसका और कोई काम नहीं है। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। सिंपली हमें बस ये कॉन्सेप्ट पिक करना होता है कि एक बैक फोर्थ ऑस्किलेशन को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सॉल्यूशन पे आप आओगे और सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट मेंशन कर दोगे कि जो टाइम पीरियड है वो हमें ऑलरेडी गिवन है और टाइम पीरियड कितना हुआ 0.40 सेकेंड्स। तो पार्ट ए तो आपका, पार्ट ए का टाइम पीरियड वाला पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए आप मेंशन करोगे कि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/T। और जब आप टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे 1/0.4, 1 डिवाइड बाई 0.4 करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। तो आपके पास 2.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है कि वेलोसिटी फाइंड करें। सो वेलोसिटी के लिए आप लोग v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2.5, वेव लेंथ है हमारे पास 0.6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पर मैं एक होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप लोग न्यूमेरिकल आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट मेक्स 1 कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन है, वहाँ पे हम कर देंगे मेक्स 2 कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन। तो जब ये इस तरह का अगर एग्जाम में यहाँ 2 आ जाता है तो क्या करेंगे आप लोग, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर अगर बोला जाए कि जो टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा फिर वो लिखोगे आप टाइम फॉर 2 ऑस्किलेशन करके आप डाटा बनाओगे और वो कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यही 0.4 सेकंड है तो 0.4 सेकंड। और जब इससे आप टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2। बाकी पूरा न्यूमेरिकल आप लोग का सेम सॉल्व होगा, तो सॉल्व करें और इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइए। कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स।
अगर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने सही से समझा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। आप यहाँ पर क्या पिक करोगे, 80 कॉम्प्रेशन दिए हुए हैं। आप रफ वर्क में ये सारी चीज़ें नोट कर लो कि अगर नंबर ऑफ वेव्स बोलें या नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन बोलें या फिर आप लोग को नंबर ऑफ आउट ऑफ द बुक अगर सवाल आ जाता है कि कॉम्प्रेशन की जगह फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रेयरफेक्शन बोल दिया या क्रस्ट एंड ट्रफ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, यानी वेव्स, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, यानी नंबर ऑफ वेव्स की बात की है। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ कॉन्सेप्ट समझाया था, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का, ये सब एक वेव पे काम करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा से रिवाइंड करके देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी एक वेव पे काम करता है, टाइम पीरियड भी एक वेव पे काम करता है। तो इसीलिए ये जो 80 कॉम्प्रेशन दिया हुआ है तो ये नंबर ऑफ वेव्स आ गई और 20 सेकेंड्स 80 कॉम्प्रेशन में लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड नहीं है, ये नॉर्मल टाइम आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। मैंने आप लोग बताया था कि अगर एक वेव होगी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T होगा, बट यहाँ पर कितनी वेव्स हैं, 80 वेव्स हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसी तरह टाइम पीरियड, जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो टाइम पीरियड हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और फिर उसके बाद आगे मज़ीद वेव स्पीड पे कैलकुलेशन हो सकती है। इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, पहले डेटा की तरफ चलते हैं। सो डेटा में आप लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, 80 कॉम्प्रेशन, यानी कि ये नंबर ऑफ वेव्स आपको दी हुई हैं। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 80 वेव्स। इसका यूनिट आप मेंशन कर सकते हो। टाइम, इसमें ये टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड हमें एक ही उसका होता है, यहाँ पर एक ही वेव का होता है। यहाँ पर 80 वेव्स हैं तो ये स्मॉल टी है जो कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स दिया हुआ है। साथ साथ स्टूडेंट इसको इम्पोर्टेंट भी आप लोग मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या पीरियड फाइंड आउट करना है, यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि वेव लेंथ जो है आपके पास वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सो वेव लेंथ यानी कि लैम्डा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि वेव स्पीड कैलकुलेट करें, यानी कि आपको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने बोला हुआ है। सो हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग नंबर ऑफ वेव्स देख के ही समझ जाना कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T नहीं कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर 80 है, टाइम यहाँ पर हमें 20 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो जब ये आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8/2 इज़ 4 हर्ट्ज़। उसके बाद आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f। 1/f की जगह क्या हो जाएगा, 4, और 1 डिवाइड बाई 4 इज़ 0.25। आप देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 0.25 सेकेंड्स। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या रह गया है, वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी 4 हर्ट्ज़, और वेव लेंथ जो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। इस डाटा में ये कन्वर्ट करना हम मिस हो गया हमसे, तो हम डाटा में इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय इसको 100 करेंगे, तो ये 0.08 मीटर्स की वेवलेंथ बन जाएगी। और जब हम यहाँ पर इसको 0.08 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 0.08 इज़ 0.32 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 7 ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और बुक में भी इसका आंसर कंप्लीट मेंशन नहीं है। सो माइट बी पॉसिबल इसके बुक जब रिवाइज हो या न्यू एडिशन आए तो उसका आंसर कंप्लीट हो।
और आप देखेंगे कि एक टीचर से भी पढ़ाते हुए गलती हो जाती है, वो हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल जो है वो भी मिस कर जाते हैं। तो मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, इसका डायग्राम से तरीके से समझो तो ही जाके समझ में आएगा कि इस सवाल में बोला क्या जा रहा है। वर्डिंग पे गौर करना। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, हम स्विमिंग पूल ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बोला कि एक स्विमिंग पूल पे एक तरफ से अगर आप स्प्लैश करते हैं, ठीक है, तो 0.90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्प्लैश होने की वजह से वेव्स जनरेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये लाइन को आप गौर करते हो, जो बहुत से लोगों से मिस हो जाती है, वो ये है कि आप ऑब्जर्व करते हैं वेव को गो टू द अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स। यानी कि वेव यहाँ से वाटर के अंदर स्प्लैश होने की वजह से यहाँ से प्रोड्यूस हुई, ये यहाँ पर जाती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है और रिटर्न होती है। इस पूरे प्रोसेस में इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 30 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये टाइम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट टाइम है। बोला क्या जा रहा है, हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि सिर्फ यहाँ से जहाँ से आपने स्प्लैश किया वहाँ से पूल की जो लेंथ है वो कितनी है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप डी से कर लो, या आप चाहो तो एस से कर लो, या फिर आप एल से कर लो कि लेंथ ऑफ पूल मेंशन करनी है। तो लेंथ ऑफ पूल हमें निकालनी है। यहाँ पर डाटा थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे डाटा में आपको बोला जा रहा है वेलोसिटी गिवन है। सो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर फ्रॉम वन एंड, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। यानी ये टोटल टाइम दिया हुआ है जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, जो कैपिटल टी है, और वो कितना है आपके पास 30 सेकेंड्स है। हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि पूल की लेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। वैसे तो ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन चूंकि इस चैप्टर को फॉलो करना है तो इस वजह से हम ये चीज़ें निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी और हमें साथ साथ वेव लेंथ भी चाहिए होगी, और फिर हम इसमें निकालेंगे लेंथ ऑफ वन साइड, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट करा है। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, जब अगर आप डाटा इसका समझ जाते हो तो इजीली ये निकल जाएगा। सबसे पहले आप इसकी फ्रीक्वेंसी पे वर्किंग करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T, 1/30। आप जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.033 हर्ट्ज़। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो आप वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है V = F लैम्डा। लैम्डा के लिए F इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा V/F = लैम्डा। जब आप लैम्डा निकालोगे तो वेलोसिटी आपको 0.90 दी हुई है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रेम्स आउट हो रहा है तो यहाँ करते हैं। जब आप लैम्डा को अलग कर दोगे तो लैम्डा आपके पास आएगा V/F। जब आप वेलोसिटी पुट करोगे तो 0.9 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज़ 0.03। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका 27.27 मीटर्स आ जाएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है बुक का। बट अभी भी वो बात नहीं आई है जो हमें पूछी गई है, हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ज़्यादा कि सर तो फिर ये हमने क्या निकाला है। बेटा ये हमने जो निकाला है कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ। हमें तो सिर्फ एक साइड का चाहिए। तो जब हमें एक साइड का चाहिए होगा तो जब हम लेंथ निकालेंगे, हम क्या करेंगे, वो जो वेव ने टोटल डिस्टेंस कवर करा है, यहाँ से यहाँ तक वेव गई, फिर टकरा के वापस आई, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 27.27 मीटर्स कवर करा है। तो जब उसको सिर्फ एक साइड का करेंगे तो स्टूडेंट्स जब ये डबल 27.27 है तो एक साइड कैसे निकाल देंगे, जो भी वेवलेंथ आई है उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब 27.27 को आप डिवाइड करवा दोगे 2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.6 मीटर्स। ये चीज़ बुक में मेंशन नहीं है, बट आई होप कि हमारी बुक रिवाइज हो और ये चीज़ इसमें तरीके से मेंशन हो जाए। ये इसका आपका फाइनल आंसर है। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है वो पेंडुलम से रिलेटेड है। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से है। इसमें बोला जा रहा है कि सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर्स है।
कैलकुलेट करें इसका पीरियड यानी टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप लोग को ये बताना चाहिए कि पेंडुलम का टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकलता है। उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा के लिए हम लेंथ हमें गिवन है तो हम लेंथ मेंशन कर देंगे। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 80.0 लिखते नहीं है तो 80 सेंटीमीटर्स डिवाइड करवा देंगे इसको 100 से, तो आपके पास 0.8 मीटर की लेंथ हो जाएगी। उसके बाद हमें टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करना है और क्या निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। सो 2π ऐसे ही रहेगा। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 0.8। ग्रेविटी आपको सवाल में बताई हुई है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो 2π की वैल्यू आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, 3.142 भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवीजन के लिए आप सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर आप रूट लेंगे। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 इज़ 0.08, और फिर जब हम इसका रूट लेंगे आंसर का तो ये हो जाएगा आपके पास 0.28। तो आप यहाँ पर 0.28 मेंशन कर देंगे। स्टेप समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रूट ले लेंगे, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.28। तो आपके पास जो आंसर आया वो है 1.759 सेकेंड्स। ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग सिंपली F इज़ इक्वल्स टू 1/T का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T, यानी T क्या दिया हुआ है 1.759। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.759 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.56, जो हमारी बुक में भी यही आंसर आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 0.55 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 0.56 हर्ट्ज़ जो हमारा आया उसको हम मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर नंबर 10 के यहाँ कंप्लीट होते हैं। कोई सवाल हो तो हमारे चैनल के पेज पे जाके हम ईमेल है आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही हो आप पूछ सकते हैं।